वेनेजुएला ने अपने साहिल पर अमरीकी अफवाज की तरफ से एक ऑयल टैंकर को कब्जे में लिए जाने के बाद अमरीका पर चोरी और बहरी क़ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगाया है और इससे अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। क्या सदर ट्रंप वेनेजुएला को दी गई ग्राउंड ऑपरेशन की धमकी पर अमल कर सकते हैं? BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा में आज ये हमारी टॉप स्टोरी है। प्रोग्राम में इसके अलावा देखिएगा, मार्से के पुरतशद्दुद गैंग्स में एक बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल किए जा रहे हैं। तशद्दुद में घिरे फ्रांस के इस शहर से एक खुसूसी रिपोर्ट। और बच्चों के लिए काम करने वाले बरतानिया के एक ग्रुप ने उन खिलौनों पर तशवीश का इजहार किया है जिनमें मसनूई ज़हानत शामिल होती है। आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। मैं हूं समरा फातिमा। अमरीकी फोर्सेस की जानिब से वेनेजुएला की साहिल के करीब एक तेल बरदार जहाज़ को कब्जे में लिए जाने के बाद वेनेजुएला ने कहा है कि अमरीका समुद्री क़ज़ाक़ों जैसे इक़दाम कर रहा है। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने कहा कि ये टैंकर जो वेनेजुएला और ईरान से तेल ले जाता था कई सालों से अमरीका की जानिब से पाबंदियों का शिकार था, क्योंकि ये गैर कानूनी ऑयल शिपिंग नेटवर्क में शामिल था जो गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की मदद करता है। इसके जवाब में वेनेजुएला की हुकूमत ने अमरीका पर चोरी और बैनुल-अक़वामी बहरी क़ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगाया है। वेनेजुएला के करीब टैंकर पर कब्जा ताज़ा इंसिडेंट है, लेकिन सदर ट्रंप कुछ अर्सा पहले से ही वेनेजुएला के खिलाफ इक़दामात की धमकियां देते रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो को इक़्तिदार से हटाने के लिए उन पर दबाव बढ़ा दिया है। अमरीका ने कैरिबियन में जंगी जहाज़ तैनात किए हैं और मदुरो की गिरफ्तारी में मदद की इत्तलात पर इनाम की रकम भी दुगनी कर दी है। इसके साथ ही वेनेजुएला के इर्द गिर्द की फ़िज़ाई हुदूद को बंद करार दिया है। सदर ट्रंप इल्ज़ाम आयद करते हैं कि वेनेजुएला अपनी जेलों और पागल खानों को खाली करके कैदियों को अमरीका माइग्रेट करने पर मजबूर कर रहा है, जबकि वेनेजुएला के सदर का मौक़िफ़ है कि अमरीका मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई को बहाना बनाकर वेनेजुएला के तेल के ज़खायर पर कब्ज़ा करना चाहता है। सदर ट्रंप वेनेजुएला के ख़िलाफ़ ज़मीनी फ़ौजी कार्रवाई के इम्कानात को भी रद्द नहीं करते हैं। उन्होंने तस्दीक की थी कि एक फ़ोन कॉल के ज़रिए उन्होंने वेनेजुएला के सदर को इक़्तिदार से अलहदा हो जाने के लिए कहा था। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त वाशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अमरीकी सदर कुछ अरसे से वेनेजुएला के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, उस पर प्रेशर्स बना रहे हैं, तो इस बारे में वहाँ अमरीका में किस तरह के तासुरात हैं? लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, पब्लिक ओपिनियन को तो मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन मैं आपको तज्ज़िया बता सकता हूँ कि ये जो इक़दाम है, ये एक नई जियो स्ट्रैटेजी के नतीजे में जो है सामने आए हैं। और वो नई जियो स्ट्रैटेजी ये है कि अमेरिका जो अब नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का जो डॉक्यूमेंट 5 दिसंबर को शाया हुआ था, उसमें उन्होंने वाज़े करके बताया कि जो फोकस होगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे होगा। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लातीनी अमेरिका और शुमाली अमेरिका के जो बर्र आज़म हैं, उनके ऊपर फोकस होगा, ग्रीनलैंड के ऊपर फोकस होगा, अलास्का वगैरह। तो इस पूरी स्ट्रेटजी के तहत जो है ये फोकस है। अब वेनेजुएला के ऊपर ही क्यों? उसकी वजह ये है कि ये एक दरीना एडवर्सरी है। पहले क्यूबा हुआ करता था, अब लेकिन उसके बाद जो है वेनेजुएला ने उसकी एक तरह से जगह ले ली उसकी, और वहाँ से ना सिर्फ जो है ड्रग्स का इशू है, इलीगल इमिग्रेशन का इशू है, ये एक आउटपोस्ट है यानी रूस, चीन और ईरान के लिए कि वो इस खित्ते के अंदर वो मुदाखलत कर सकें। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न जो कि इतना फोकस किया जा रहा है वेनेजुएला के ऊपर, और एक ये शार्प एस्केलेशन है किनेटिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, ये जो बार बार वेनेजुएला को अमेरिका धमकी दे रहा है ज़मीनी कार्रवाई की, ग्राउंड ऑपरेशंस की, ये वाकई इसकी कोई हकीकी इम्कानात हैं या ये सिर्फ धमकी है, सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग की टैक्टिक है? जी, ये अच्छा सवाल है। उसकी वजह ये है कि एक जानिब जो है ये हम देख रहे हैं कि उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है वेनेजुएला की हुकूमत को, ये कह के कि भाई हम अगर आप हमारी मांगें नहीं पूरी करते तो हम ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। लेकिन मदुरो की जो हुकूमत है उसको मालूम है कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इम्पेरेटिव है सदर डोनाल्ड ट्रंप का, जिसके ऊपर पूरी की पूरी उनकी ग्लोबल जियो स्ट्रेटजी का मतलब बैठी हुई है, उसमें यह है कि अमेरिका कहीं फौजें नहीं भेजेगा। ये फॉरएवर वॉर्स को एंड करने वाली बात है। तो जब जो है वहाँ से कराकस से जब ये चीज़ को देखा जाता है तो इसको ये समझा जाता है कि शायद ये ब्लफ कर रहे हैं। तो इस वजह से वो जो है
अपने फीट ड्रैग कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हालात इतने ज़्यादा जो है वो कशीदा हैं, तो मदुरो जो हैं वो ये नहीं अस्यूम कर सकते कि भाई बिल्कुल ही कोई फौजी कार्रवाई नहीं होगी। तो इट्स अ गेम ऑफ चिकन हियर। ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर पिछले कुछ दिनों से कई वजूहात से ट्रेंड कर रही है और इसी बारे में बात करेंगे हमारे अगले सेगमेंट में। फिल्म धुरंधर में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के किरदारों और उनके लुक्स की तारीफ तो बहुत हो रही है। फिल्म का म्यूज़िक भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही फिल्म की कहानी और इसमें जिस तरह पाकिस्तान को दिखाया गया है उस पर भी खासी बहस हो रही है और इसी बहस को एक्टर ऋतिक रोशन की एक इंस्टाग्राम स्टोरी ने मज़ीद भड़का दिया। इस स्टोरी में उन्होंने लिखा कि मुझे सिनेमा से मोहब्बत है और उन लोगों से भी जो कहानी को ठोक पीट कर तब तक दिखाते हैं जब तक स्क्रीन पर वो नज़र ना आ जाए जो वो दिखाना चाहते हैं। फिल्म धुरंधर सिनेमा की ऐसी ही एक मिसाल है। हालांकि मुझे इस फिल्म की पॉलिटिक्स पर एतराज़ हो सकता है और साथ ही इस पर भी बहस की जा सकती है कि एक फिल्म मेकर को किस किस्म की जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। उनकी इस स्टोरी पर जाहिर है उन्हें ज़बरदस्त ट्रोल भी किया गया, लेकिन कुछ सपोर्ट भी उन्हें मिल रहा है। हेनरी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ऋतिक वो वाहिद एक्टर हैं जिनमें प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा कहने की हिम्मत है। बॉलीवुड पूरी तरह बिक चुका है। और एक्स अकाउंट भारत की बात से लिखा गया, सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लेकिन आपके इस ओपिनियन को रिजेक्ट करता हूँ। इस फिल्म में आपको पॉलिटिकल क्या लगा, क्या नज़र आया? आपको बताते चलें कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर इससे पहले भी उड़ी और आर्टिकल 370 जैसी फिल्में बना चुके हैं और उन फिल्मों पर भी तनाज़ा खड़ा हुआ था। फ्रांस में पुलिस को हिदायत दी गई है कि मुल्क में मनशियात की तेज़ी से बढ़ती हुई तिजारत के ख़िलाफ़ सख्ती करें। असल में हुआ ये है कि वहाँ बड़ी तादाद में बच्चे सोशल मीडिया के ज़रिए पुरतशद्दुद गैंग्स में शामिल हो रहे हैं और इससे सबसे ज़्यादा मुतासरा जगह जनूबी शहर मार्सी है। देखिए वहाँ से BBC न्यूज़ की नामानिगार एंड्रयू हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसे पेश कर रहे हैं गज़नफर हैदर। मार्से की सड़कों पर फायरिंग के तबादले, मंशियात फरोश गैंग्स के दरमियान इलाके में कंट्रोल के लिए लड़ाई। इन गैंग्स में अक्सर नॉर्मल लड़के होते हैं। गैंग के इस रुकन को सिर्फ 15 साल की उम्र में भर्ती किया गया था। इन्हें मुख्तलिफ गैंग वालों ने गोलियां मारी थीं। यहाँ एक बढ़ते हुए तनाव की एक वाज़ेह अलामत है। वो कहते हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में सब कुछ बदल गया है। अब कोई उसूल ज़वाबित नहीं रहे। सरगना नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं और इन्हें ना होने के बराबर रकम देते हैं। इस लड़ाई के हालिया मुतासरीन में से एक 15 बरस का लड़का आदिल था। उसे सर में गोली मारी गई, फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। फ्रांसीसी पुलिस ने एक पसमानदा इलाके का रुख किया। यहाँ वो एक 18 बरस के नौजवान को हिरासत में लेते हैं। वो फौरन पुलिस से मिन्नत समाजत करता है कि इसे गिरफ्तार कर लें ताकि वो इस गैंग से बच सके। फ्रांसीसी पुलिस इस तरह की सैकड़ों गिरफ्तारियां कर रही है, लेकिन क्रैकडाउन के बावजूद ऐसा लगता है कि वो बेकाबू गैंग्स के नेटवर्क के खिलाफ जंग हार रही है। इन गैंग्स में बढ़ती हुई तादाद में ऐसे बच्चे शामिल हो रहे हैं जो बर्बरियत का शिकार रहे हैं और बहुत से लोग सोशल मीडिया की तरफ इशारा करते हैं। टिकटॉक पर इश्तिहारात की भरमार है। सिर्फ मंशियात के लिए नहीं, इस ऐप पर मुलाजमतों के इश्तिहार भी हैं। यहाँ चर्च या कोकेन बेचने के लिए रोज़ाना 500 यूरो तक कमाने की ऑफ़र की जाती है। हमें बहुत से नौजवान सोशल मीडिया के जरिए भर्ती होते नजर आ रहे हैं। वो यहाँ आते हैं ये सोचकर कि आसानी से पैसा कमाएंगे, लेकिन अक्सर अंजाम बदहाली, तशद्दुद, हत्ता कि मौत होता है। इन गैंग्स की कोई हद नहीं। वो तशद्दुद करते हैं, गुलाम बनाते हैं, लेकिन हमें खौफ को हावी होने नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ खौफ हकीकी है, जो इस शहर, इसके नौजवानों और इसके मुस्तकबिल पर कंट्रोल हासिल करने की जंग का नतीजा है। जनूबी अफ्रीका में आज भी मुल्क का एक बहुत ही हसास मसला ये है कि वहाँ अभी भी सफ़ेद फार्म किसानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इस साल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म किसानों पर हमलों को नस्लकुशी करार दिया था और सफ़ेद फार्म अफ्रीकन्स की अमरीका में पनाह देने की दरख्वास्तों को तरजीह देने का ऐलान किया था। हालांकि जनूबी अफ्रीका की हुकूमत का कहना है कि इन दावों को कन्फर्म करने के लिए कोई मजबूत सबूत मौजूद नहीं है कि वहाँ सफ़ेद फार्म लोगों का कत्लेआम हो रहा है। इस बारे में क्लेयर मवीसा की रिपोर्ट पेश कर रही हैं आसिया अंसर।
I always have that thing in my mind that when they gonna come and मेरे जहन में हमेशा ये बात सवार रहती है कि वो कब आएंगे और हमें मार डालेंगे। मैं अपने बीवी बच्चों को महफूज रखने के लिए पूरी जिंदगी दे दूंगा। फार्म मैनेजर मार्टिनस फ्री स्टेट सूबे में अपनी बीवी और 2 बेटियों के हमरा घर को छोड़ना चाहते हैं। a lot of people believe that it's a बहुत से लोग यकीन रखते हैं कि ये एक सियासी चीज़ है ताकि सफ़ेद फार्म किसानों और मुल्क के गोरे लोगों से जान छुड़ाई जाए, ताकि वो इस ज़मीन और इस जगह पर खुद काबिज हो सकें। मार्टिनस की बीवी के दादा और उनके अपने दादा दोनों को फार्म पर हमलों में कत्ल कर दिया गया था। came into my grandpa's वो मेरे दादा के बेडरूम में घुसा है। मेरे ख्याल में वो 70 या 72 साल के थे या कुछ इसी के आसपास, और इस आदमी ने वो शॉटगन उठाई और फिर उसने वो शॉटगन मेरे दादा के चेहरे पर मार दी। वो मुझे एक प्रॉपर्टी पर लेकर जाते हैं। वहाँ पहले एक अफ्रीकान्स खानदान रहता था जो अब वहाँ से जा चुका the है। people left because of fear. लोग खौफ की वजह से यहाँ से चले गए क्योंकि वो यहाँ कत्ल नहीं होना चाहते। पिछले चंद सालों में यहाँ बहुत जुल्म हुआ है, कत्ल और तशद्दुद और इस तरह की हर चीज़। मैं नहीं चाहता कि हमारे साथ ऐसा हो। I don't want that to happen with us. अक्टूबर में अमरीकी हुकूमत ने ग्लोबल रेफ्यूजीज की हद को तारीख की कम तरीन सतह सिर्फ 7,500 तक कर दिया, जिनमें से ज्यादातर स्लॉट सफेद फार्म अफ्रीकान्स के लिए मुख्तस की गई हैं। लेकिन कुछ लोगों का जनूबी अफ्रीका को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। मैं मॉर्गन बेरेट के साथ नाइट पेट्रोलिंग पर हूँ। मैं इस बयानिए को नहीं मानता कि इस इलाके में हमले सिर्फ सफ़ेद फार्म लोगों पर होते हैं। मुझे लगता है कि जो लोग इसे नस्लकशी कहते हैं उन्हें दरअसल ये समझ ही नहीं कि नस्लकशी क्या होती है। रवांडा में जो हुआ वो नस्लकशी थी। सफ़ेद फार्म किसानों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे नस्लकशी कहा जा सकता है। It's a genocide that's taking place that you people don't want to write about. ये नस्ल कुशी है जो हो रही है, मगर आप इसके बारे में लिखना नहीं चाहते। ये खौफनाक बात है जो हो रही है, और किसानों को मारा जा रहा है। वो सफ़ेद फार्म है, लेकिन वो वाइट हो या ब्लैक, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि सफेद फार्म किसानों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा है। जनूबी अफ्रीका में नस्ली इम्तियाज के दौर में स्याह फार्म लोगों को जबरन उनकी जमीनों से बेदखल किया गया था, और आज भी ज्यादातर ज़रई जमीन सफेद फार्म लोगों के कब्जे में है। गुज़िश्ता साल जनूबी अफ्रीका में 2600 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए, मगर उनमें से ज्यादातर कत्ल शहरी इलाकों और टाउनशिप में हुए। बच्चे सवाल पूछते हैं, मामा पापा को किसने मारा? निथा बेसिंग के शौहर को 6 माह पहले कत्ल किया गया जब वो मैखलिंग में अपनी छोटी दुकान बंद कर रहे थे। जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने उसकी गाड़ी यहीं खड़ी देखी। दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे। हम वापस दुकान पर आए और लोगों ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को गोली मार दी गई है। उसके सारे जिस्म पर गोलियां थीं और चाकू के जख्म थे, और उसे पत्थरों से भी मारा था। अगरचे जराइम ने फार्म्स और टाउनशिप दोनों को मुतासिर किया है, मार्टिनस जैसे लोग समझते हैं कि वो खतरा मोल नहीं ले सकते। उन्हें और उनके खानदान को अब पनाह गुज़ीन का दर्जा मिल चुका है और वो अमेरिका मुंतकिल होने की तैयारी कर रहे हैं। और क्रिसमस नज़दीक है, जाहिर है बच्चों को उम्मीद होगी कि उन्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलेंगे, और गिफ्ट में खिलौने मिल जाएं तो क्या ही बात है। इस बार हो ही रहा है कि बच्चों के लिए बनने वाले AI टॉयज़ की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, लेकिन बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले एक ग्रुप ने इस ट्रेंड पर प्राइवेसी और डेटा कलेक्शन से मुताल्लिक़ संगीन खदशात का इजहार किया है। BBC न्यूज़ की टेक्नोलॉजी रिपोर्टर शोना मैकलम की रिपोर्ट पेश कर रही हैं नाजिश फैज़। बड़े त्योहारों से पहले बाजार में मिलने वाले खिलौनों की सिलेक्शन हर साल पहले से ज़्यादा लंबी होती जाती है। नरम और मुलायम खिलौनों से लेकर रोबोटिक खिलौनों तक, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा AI खिलौने हमारी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें क्यूरियो और मिको AI जैसे ब्रांड शामिल हैं। ये खिलौने बात करते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं, और उन्हें तैयार करने वालों का दावा है कि ये दोस्ती, तफरी और ज़हनी नशोनुमा में मदद फराहम करते हैं। मिलिए मोफलिन से। ये कैसियो का बना हुआ एक छोटा सा फर वाला AI रोबोट है। इसे 8 साल या इससे ज़ायद उम्र के बच्चों के लिए एक साथी के तौर पर पेश किया जाता है, ना कि महज खिलौने के तौर पर। ये ना चलता है और ना ही कोई करतब दिखाता है, लेकिन ये छोटे, प्यार भरे रवैये और गुफ्तगू पर रद्द अमल देता है।
لیکن بچوں کی حفاظت کے لیے کام کرنے والے چند گروپس نے خبردار کیا ہے کہ اگر آپ AI کھلونے خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو احتیاط برتیں۔ ہم نے گزشتہ ہفتے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں ہم خاندانوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس وقت AI کھلونے نہ خریدیں، کیونکہ نہ اس پر مناسب تحقیق ہوئی ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی مؤثر ضابطہ سازی موجود ہے۔ آپ اپنی تشویش کی وضاحت کریں گی؟ مختلف AI کھلونے مختلف پیمانے پر بچوں کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں۔ بچے جب ان کھلونوں سے بات کرتے ہیں تو اکثر اپنے دل کی باتیں اور راز بھی شیئر کر دیتے ہیں، اور جیسے بچے اپنے پسندیدہ ٹیڈی بیئر کو ہر جگہ ساتھ لے جاتے ہیں، ویسے ہی AI کھلونے بھی ان کے ساتھ بہت سی پرائیویٹ جگہوں تک پہنچ سکتے ہیں، مثلا نہاتے وقت یا کپڑے بدلتے ہوئے۔ ایک ٹیڈی بیئر نے اس وقت خاصی شہرت حاصل کر لی تھی جب اس کے AI سسٹم نے بچوں کو نامناسب مشورہ دے دیا۔ اب وہ کھلونا دوبارہ مارکیٹ میں موجود ہے اور کمپنی فالو ٹوائے کا کہنا ہے کہ اس میں اب بہتر حفاظتی اقدامات شامل کیے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد متعدد AI کھلونے اب بھی تیار ہو رہے ہیں۔ عالمی کھلونا ساز کمپنی میٹل، جو باربی اور ہاٹ ویلز بناتی ہے، نے اوپن AI کے ساتھ شراکت داری کی ہے، لیکن یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کہ دونوں کا پہلا مشترکہ منصوبہ کیا ہوگا۔ ان تمام نئی ٹیکنالوجیز کے باوجود بچوں کا پیار ہمیشہ کلاسک کرداروں ہی کو ملتا رہے گا، اور اگلے سال جب ایک نئی ٹوائے اسٹوری فلم آنے والی ہے تو ووڈی جیسے یہ علامتی کردار مزید عرصے تک بچوں کے دلوں میں رہیں گے۔ Isn't that right, partner? No one's getting thrown out, okay? You must care about us or we wouldn't be here. اور جانے سے پہلے آپ کو ایک کیوٹ سے کتے سے ملواتے ہیں۔ یہ اوزی ہے جو کہ امریکہ میں اوکلاہوما سٹی میں رہنے والا ماسٹف مکس ہے۔ حال ہی میں اس نے دنیا میں سب سے لمبی زبان والا کتا ہونے کا ریکارڈ بنایا ہے۔ اوزی کی زبان 19.8 سینٹی میٹرز لمبی ہے۔ اس کے مالکوں کا کہنا ہے کہ ان کا کتا دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرتا ہے۔ مزید خبروں اور ہمارے لائیو پیج کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیے۔ اس کے علاوہ آپ BBC نیوز اردو کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے۔ سمرا فاطمہ کو اجازت دیجیے۔